नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। दिल्ली में बेमौसम हुई बरसात पर अब राजनीति तेज़ हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गई, पानी जगह जगह सड़कों पर भर गया, पेड़ गिर गए। साथ ही इस सब की वजह से आम जनता को खासी दिक्कत हुई। जगह जगह यातायात बाधित देखने के लिए मिला। दिल्ली में सरकार ने जो दावे किए थे उन दावों पर सरकार पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाई है। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ना तो सुचारू पानी की व्यवस्था कर पा रही है और ना ही दिल्ली में बरसात के पानी निकालने का अभी तक कोई अरेंजमेंट किया गया है। हालांकि इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से भी बयान जारी हो गया है। बीजेपी की तरफ से कहना यह है कि अभी हमारी सरकार बने हुए मात्र 3 महीने हुए हैं और इस दौरान इतनी जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया जा सकता। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी सरकार के सामने पहली बारिश है और हमें इस पहली बारिश से ये पता चल गया है कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया था और इसी वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग की गई है। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को दिए हैं, जिससे दिल्ली के छोटे बड़े तमाम नालों का काम किया जा सके, उनके अंदर सफाई की जा सके, उनके अंदर से मलबा निकाला जा सके, जिससे बरसात का पानी इन नालों के अंदर ना भरा जाए। हालांकि इसको लेकर दिल्ली में राजनीति खूब तेज़ हो गई है। वहीं पावर कट को लेकर के भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला तेज़ कर दिया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के अंदर जहां एक तरफ दिल्ली की जनता बेमौसम बरसात से परेशान हो गई, वाटर लॉगिंग हुई, वहीं दिल्ली के अंदर लगातार पावर कट हो रहा है। दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता सरकार बनी है तब से लगातार पावर कट हो रहा है। इस पर भी बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना यह है कि मेंटेनेंस की वजह से कई इलाकों में लाइट बंद की जाती है। क्या पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार मेंटेनेंस नहीं कर रही है और क्या वहां पर इसी तरह से बिजली माफियाओं का राज चल रहा है? देखने वाली बात यह है कि दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के अंदर 26 लोगों के मारे जाने के बाद पूरे देश के अंदर रोष का माहौल है और पूरे देश में ये आवाज़ उठ रही है कि सरकार उन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले जिन्होंने ये कायराना हरकत की है। एक तरफ तो जहां पर हम आम जनता की बात करें वो यही आवाज़ उठा रहे, तो वहीं दूसरी ओर तमाम विपक्षी पार्टियां भी ये दावा कर रही हैं कि वो सरकार के हर फैसले के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ऐसा हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल अब एक बार फिर से कांग्रेस ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर हो चुकी है। आपको यहाँ जानकारी दे दें कि 2 मई को कांग्रेस का जो मुख्यालय है 24 अकबर रोड, वहाँ पर कांग्रेस की जो सबसे पावरफुल बॉडी है CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है शाम 4 बजे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें सचिन पायलट, KC वेणुगोपाल और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी शामिल होते हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा बयान दे देते हैं पाकिस्तान को लेकर कि भाजपा एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर हो जाती है। चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पुलवामा हमले में 40 हमारे जवान शहीद हुए थे और उसके बाद चुनाव के दौरान सरकार ने ये दावा किया कि उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। लेकिन अगर पाकिस्तान में बम सरकार ने गिराया होता तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को पता लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने कोई सबूत नहीं दिए। चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर से पुलवामा हमले को लेकर सरकार के ऊपर कटाक्ष भर दी और सरकार से पुलवामा हमले को लेकर सबूत मांग लिए। संबित पात्रा ने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों देखते हुए कई तीखे प्रहार कांग्रेस पार्टी के ऊपर किए। संबित पात्रा ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल में से हेमंत सोरेन के तरफ से एक बयान पढ़कर दिखाया जहां पर उन्होंने ये कहा, हाल ही में बयान देखा है हेमंत सोरेन का, जहां पर हेमंत सोरेन ने ये कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, एक बड़े सांसद जो हैं वो ज़मीन के रास्ते अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान गए थे और इस्लामाबाद में 15 दिन रहकर आए थे। तो ऐसी बातें संबित
पात्रा ने कही हैं, ये आरोप संबित पात्रा ने लगाए हैं और एक बार फिर से जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए संबित पात्रा दिखाई दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है वो तमाम बीजेपी के नेता भी निशाना साध रहे हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब भी देश में आतंकी हमला होता है और पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई की बात होती है तो जो कांग्रेस पार्टी है और उनके नेता हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नशों के खिलाफ पंजाब सरकार ने अब तेजी से प्रहार शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार ने लगातार विलेज कमेटियां और डिफेंस कमेटियों के साथ बैठकों का आयोजन शुरू किया है, जिसमें आज खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शिरकत करते हुए नजर आए। आज सुबह उन्होंने चंडीगढ़ में एक नशा विरोधी रैली में हिस्सा लिया और उसके ठीक बाद वो जलंधर और होशियारपुर के अंदर एक नशा विरोधी मुहिम के अंदर हिस्सा लेते नजर आए, जहां पर विलेज डिफेंस कमेटियों के अलावा वार्ड स्तर पर बनाई गई डिफेंस कमेटियों के नुमाइंदे और पंजाब सरकार के कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिर से साफ कर दिया कि पंजाब को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार हर तरह के ठोस कदम उठाएगी और इसको अब जन आंदोलन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विलेज कमेटियां गाँव के एक तरीके से पहरेदार के रूप में काम करेंगी और वो सुनिश्चित करेंगी कि उनके गाँव के अंदर ना तो कोई नशे की आपूर्ति जो है वो करेगा और ना ही कोई नशे की बिक्री कर सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर हरियाणा को नसीहत दे दी और उन्होंने कहा कि पंजाब तो ऐसा एक इलाका है जहां पर पानी के लिए कत्ल हो जाते थे, लेकिन अब अपने हिस्से का पानी वो हरियाणा को कैसे दे सकते हैं, ये हरियाणा को समझना होगा। इससे पहले सरकारों के अंदर जो कुछ चलता रहा है वो चलता रहा, लेकिन अब पंजाब सरकार पंजाब के किसानों का हिस्से का पानी हरियाणा को किसी भी कीमत पर नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों के अंदर कई ऐसी योजनाएं लेकर जो है सरकार लेकर आएगी, जिससे पंजाब के आम लोगों और खासतौर पर किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। और उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की जो SSF बनाने की जो मुहिम थी उसके कारगर नतीजे सामने आए और अमेरिका से भी ज़्यादा पंजाब की जो SSF है वो सड़क हादसों के दौरान लोगों की जान बचाने में सहायक साबित हो रही है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। देश भर में कल नीट की परीक्षा होगी। नीट की परीक्षा के लिए तकरीबन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 150 से भी ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं। 150 से भी बड़े ज़्यादा केंद्रों में नीट की परीक्षा होनी है। इस पूरे एग्ज़ाम में देश भर से परीक्षार्थी परीक्षा में प्रतिभाग लेंगे, जिसकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी पूरी तरीके से कमान संभाल ली है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से नकल विहीन एवं खासकर जो बड़े बड़े सॉल्वर गैंग्स हैं इनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। उन लोगों पर विशेष तौर पर नज़र रखी जा रही है जो इस तरीके के पेपर्स में मुन्ना भाई का काम करते हैं और साथ ही साथ पेपर्स को सॉल्व कराने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर भी निगरानी की जा रही है और जो 150 से भी अधिक केंद्र लग रहे हैं वहां पर फ्लाइंग स्क्वाड के साथ साथ पुलिस की पैनी नज़र रहेगी। आपको बता दें पूरे देश में तकरीबन 2 लाख से भी अधिक बच्चे इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं। इस परीक्षा में भाग लेने के बाद नीट का एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो कॉलेज हैं उन्हें चुना जाएगा, लेकिन इसको देश में दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है और नीट की परीक्षा की तैयारी विभाग के द्वारा पूरी तरीके से कर ली गई है। अगर बात करें कि किस तरह, चूँकि पिछले बार सॉल्वर्स की वजह से इस परीक्षा में कहीं ना कहीं गैप हुआ, उसके बाद से अब इस बात पर नज़र रखी जा रही है कि उन जो सक्रिय गैंग हैं उनको तत्काल रूप से निष्क्रिय किया जाए। उत्तर प्रदेश के DGP ने भी इस बात के लिए कहा है कि नीट की परीक्षा को पूरी तरीके से नकल विहीन बनाएंगे। जो इस तरीके के सॉल्वर्स हैं, जो मुन्ना भाई के तरीके का काम करते हैं, उनको पर भी धरपकड़ की जाएगी और ऐसे लोगों पर पैनी नज़र उत्तर प्रदेश पुलिस की भी है। 150 से अधिक केंद्र उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ में है और लखनऊ में इन सभी केंद्रों पर पुलिस की पैनी नज़र रहेगी। नीट की परीक्षा 2 पालियों में बताई जा रही है। सुबह पहली पाली होगी, दोपहर में दूसरी पाली होगी। दोनों ही परीक्षाओं को सफल कराना विभाग
के लिए बड़ी चुनौती होगी। चूँकि इतने लाखों की संख्या में ये विद्यार्थी जब इस परीक्षा में बैठेंगे तो अपने आप में ये परीक्षा बड़ी टास्क हो जाएगी। पहले भी इस टास्क को पूरा कराने में विभाग विफल रहा है, जिसके लिए पहले भी जांच चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर के तकरीबन 20 से अधिक लोगों को निष्कासित भी किया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में अब नीट की परीक्षा कल होगी और देखना ये होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस एवं विभाग इस पूरी परीक्षा को नकल विहीन एवं सुचारू रूप से करा पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे राजधानी देहरादून के नगर निगम की, क्योंकि नगर निगम ने एक अनोखा अभियान चलाने का निर्णय राजधानी देहरादून में लिया है। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो लोग हैं वो कूड़ा कहीं पर भी डाल देते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जाती थी। लेकिन अब नगर निगम की तरफ से एक बड़ा अभियान चलाया गया है और एक अनोखा अभियान है कि जो लोग कूड़ा डालते हुए नजर आएंगे उनको बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, यानी कि एक नसीहत सम्मान के माध्यम से उनको दी जाएगी। और इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कूड़ा डालने वाले लोग हैं वो थोड़ा शर्माएंगे और आगे से ऐसी जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा नहीं डालेंगे। क्योंकि राजधानी देहरादून की यदि बात करें तो 100 वार्ड हैं और 100 वार्ड के अंदर 200 के लगभग जो गाड़ियाँ हैं वो कूड़ा उठाने के लिए लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो जगह जगह पर कूड़ा डालने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब नगर निगम बड़ी सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। और नगर निगम के जो मेयर हैं सौरभ थपलियाल, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 2 करोड़ से भी अधिक के जो कैमरे हैं वो पूरे देहरादून के अंदर लगाए जाएंगे और सभी लोगों से, यानी कि पार्षदों से उसके लिए सुझाव मांगे गए हैं और उनके क्षेत्र की जानकारी मांगी गई है कि कहां कहां पर ये कैमरे लगाए जाने चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि नशे की लत छुड़वाने वाले युवाओं के लिए भी कहीं ना कहीं ये कैमरे एक तरीके से कहा जाए कि संजीवनी साबित होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मेयर के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि इन कैमरों के माध्यम से ऐसी जगहों पर भी निगरानी रखी जाएगी जहां पर युवा जाकर नशा करते हैं, और अब वो इन कैमरों में आएंगे तो उनको पकड़कर उन पर भी कठोर कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो सम्मान करने का एक अनोखा विरोध कहीं ना कहीं कहा जा सकता है नगर निगम की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, तो इसका कितना फल कहीं ना कहीं नगर निगम को मिलता है और सफाई में कितनी व्यवस्था बनती हुई नजर आती है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। 2027 के विधानसभा को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई युवा संगठन जो पार्टी के थे उन संगठनों की बैठक की और बैठक में बीजेपी को कैसे घेरना है इसकी रणनीति बनाई गई। साथ ही साथ तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके निर्देशन को लेकर हम अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरह से बीजेपी के समय में जो घटनाएं हुई हैं उन मुद्दों को, साथ ही साथ जो किसान, बेरोजगार और लॉ एंड ऑर्डर जैसी जो बातें हैं उसको जनता तक पहुंचानी है। साथ ही साथ अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार जो पीडीए संकल्प लिया जा रहा है, हर एक विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि पीडीए संकल्प के जरिए तमाम जो वर्ग है उसको साधा जाए। लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो क्षेत्रों में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी की जो नीतियां हैं, जो पीडीए का संकल्प है, उससे लोगों को रूबरू करा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले विधानसभा जो 2027 में विधानसभा का चुनाव है उसमें क्या कुछ रणनीति काम आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें पार्टी को बड़ी जीत मिले। लगातार यही वजह है कि पार्टी संगठन में बैठकें हो रही हैं। बैठकों में तमाम मुद्दों को लेकर खुद कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से रूबरू होकर हर एक रणनीति की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, पार्टी के सूत्रों का कहना है कि आप ये भी समझ सकते हैं कि हम लोग जो समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा
तो हमारी पार्टियों की नीतियों से लोग प्रभावित होकर 2027 के चुनाव में मजबूती करेंगे। ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर हर एक पार्टी की रणनीति है, लेकिन लगातार विपक्ष के तौर पे उत्तर प्रदेश में अगर कोई मजबूत पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि 2027 का जो चुनाव है वो साइकिल की रफ्तार तेज हो। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और देहरादून से मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे इस वक्त की चारधाम यात्रा को लेकर के। चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और उत्तराखंड के अंदर इस बार जो संख्या है वो पिछली बार से ज़्यादा अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनसे लगातार ये अपील की जा रही है कि वो किसी भी फर्जी साइट के माध्यम से हेलीकॉप्टर की बुकिंग ना कराएं, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार देखा गया कि कई फर्जी साइट और सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए साइबर अपराधी उन लोगों ने फर्जी साइट्स बनाई और लोगों के पैसे ठगने का काम किया। तो इस बार जो अधिकृत साइट है उसी से हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराएं, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही साथ बात करें चारधाम यात्राओं की व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि चारधाम यात्रा की जो व्यवस्था थी उसको लेकर के लगातार जो जिम्मेदार एजेंसियां, जो जिम्मेदार लोग और जो जिम्मेदार विभाग है उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सारी तैयारियां पूरी कर ली और किसी भी तरीके की दिक्कत कोई नहीं देखने को मिलेगी, चाहे वो जानवरों के लिए हो चाहे वो इंसानों के लिए हो। क्योंकि पिछली बार देखा गया कि जो घोड़े खच्चर थी उनकी दुर्दशा देखने को मिली, तो इस बार उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। और आम आदमी की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो व्यवस्था है, चाहे वो सड़कों पर फैसिलिटी हो, चाहे वो रूट को लेकर के बेहतर सड़कें हो, और चाहे हॉस्पिटैलिटी की बात करें, इन सभी की तैयारियां उत्तराखंड सरकार ने की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार की चारधाम यात्रा से कितना फ़ायदा उत्तराखंड की आर्थिक में लगता है। कैमरा पर्सन विभिन्न तपियाल का के लिए देहरादून से संचित शर्मा। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के गले की हड्डी बनी लाड़की बहन योजना। 2 विभागों के फंड काटकर अप्रैल महीने की किश्त का किया इंतजाम। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना इस वक्त सरकार के गले की हड्डी बन गई है। अप्रैल की किश्त देने के लिए सरकार को अपने ही 2 महत्वपूर्ण विभागों के, जिसमें आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय विभाग है, उनके फंड काटने पड़े। करीब 2,34,00,000 लाभार्थी वाली इस योजना की लागत ने राज्य के बजट पर गहरा असर डाला है। वित्त विभाग के अनुसार दूसरे विभागों का फंड डाइवर्ट किए बिना महिलाओं को समय पर पैसा देना असंभव हो गया है। हाल ही में बजट सत्र के दौरान आदिवासी विकास विभाग की निधि 4,000 करोड़ रुपये और सामाजिक न्याय विभाग की निधि 3,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। अब कुल 746 करोड़ रुपए की रकम महिला और बाल विकास विभाग को ट्रांसफर कर दी गई है। हालांकि महिला बाल विकास मंत्री आदित्य तटकरे ने भरोसा दिलाया है कि अप्रैल की किश्त की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले 2 से 3 दिनों में लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। अब महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच रहा है। उधर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि लाड़की बहन योजना कभी बंद नहीं होगी। विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सभी वादों को जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा। सवाल यह है कि ये योजनाएं चले, लेकिन क्या उसके लिए बाकी जरूरी योजनाओं की बलि कब तक दी जाएगी? JK 24/7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन वाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, मुंबई। सिटी रिपोर्टर देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक बार फिर से नक्सली मुठभेड़ की घटना सामने आई है। बता दें कि शोभा थाना क्षेत्र के मोतीपानी जंगल में
नक्सली और जवानों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक खूंखार वर्दीधारी नक्सली को जवानों ने मार गिराया है। वहीं मौके से नक्सली का 100 ऑटोमेटिक हथियार और गोला बारूद सहित कुछ नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। बता दें कि जिस प्रकार सरकार और जवानों के द्वारा नक्सलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो कई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो कई नक्सली मारे जा चुके हैं। इस कार्रवाई से नक्सलियों में भी बौखलाहट है। शुरू से ही ये जो शोभा क्षेत्र है, यहाँ के जो जंगली क्षेत्र है, वे एक नक्सली मूवमेंट जैसे इलाके में इनकी गिनती आती थी। यहाँ शुरू से ही इसको संदिग्ध इलाके माना जाता था, लेकिन अभी पिछले बहुत दिनों से यहाँ नक्सलियों की सक्रियता पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक बार फिर कल शाम से ये जो सर्चिंग और मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक खूंखार वर्दीधारी नक्सली को मार गिराया है, वहीं बहुत सारे नक्सली सामग्री जो है, विस्फोटक सामग्री है, साहित्य जैसे कई सामग्री बरामद किए हैं। और फिर से यहाँ नक्सलियों ने एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया है, जिस पर जवानों ने अपना पूरा जवाब देते हुए नक्सलियों को मार गिराया। वहीं उस इलाके को पूरे सर्चिंग भी किया जा रहा है। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत में नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश अब बेअसर होता दिखाई दे रहा है। पंप संचालकों ने पेट्रोल पंप पर लगाए गए बैनर स्लोगन भी गायब कर दिए हैं। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शासन एवं प्रशासन की ओर से चलाया गया अभियान अब पूरी तरह से सिर्फ कागजों पर ही दौड़ता नजर आ रहा है। बिना हेलमेट पहुंचे युवक चालकों को धड़ल्ले से पेट्रोल दिया जा रहा है। जबकि हाल ही में हुई बैठक में डीएम ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई थी और इस पर सख्ती बरतने के आदेश भी दिए थे। दरअसल गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासन की ओर से नो हेलमेट नो फ्यूल का आदेश जारी किया गया था। 27 जनवरी से प्रदेश में इसे लागू किया गया था और इसको लेकर डीएम और परिवहन निगम के अफसरों ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए थे। शुरू में कुछ दिन तक जिले के पेट्रोल पंपों पर सख्ती दिखी, बाद में हालात फिर पुराने ढर्रे पर आ गए। हाल ये है कि अब पंप संचालकों ने पूर्व में लगाए बैनर स्लोगन तक हटा दिए हैं और बिना हेलमेट के बाइक सवारों को पेट्रोल दिया जाने लगा है। शहर से लेकर आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी संचालित पेट्रोल पंपों पर शासन के आदेशों का कोई असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में सड़क हादसों में कमी लाने की मुहिम चुनौती बन रही है। हालांकि 3 दिन पहले हुई सड़क सुरक्षा की बैठक में डीएम संजय कुमार सिंह ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान का 100% पालन कराने के निर्देश दिए थे। इसको लेकर जिला पूर्ति अधिकारी को भी निर्देश दिए गए थे कि जो पंप संचालक इस अभियान का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें चिन्हित कर नोटिस जारी किया जाए। इसके बाद भी नियमों की अनदेखी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK24x7 न्यूज पीलीभीत।